नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्यन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त नरेंद्र यादव एक बार फिर से उपस्थित हूँ आधुनिक भारत की अपनी इस श्रृंखला में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि एचपीएससी के द्वारा पीजीटी हिस्ट्री व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम लिए जाने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी एक समग्र तैयारी करवाने के लिए हम आपके बीच में ये श्रृंखला लेके आ रहे हैं। तो जो भी हमारे प्यारे प्यारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एचपीएससी के माध्यम से हरियाणा के अंदर पीजीटी लेक्चरर बनना चाहते हैं या हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, वो हमारी इस श्रृंखला से जुड़ के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हम आपसे इस प्रकार से भरोसा दिलाते हैं या आप हम पे भरोसा कर सकते हैं कि कभी भी हम अपने विद्यार्थियों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, उनके किसी भी नैतिक भरोसे के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, ना ही उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप हमसे जुड़ के आप अपने एक समग्र विश्लेषण, समग्र तैयारी के साथ जा सकते हैं और अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों, आपका बहुत अधिक समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने मूल विषय के ऊपर पहुंचते हैं। तो आज हमारी कक्षा में हम पढ़ेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद का भारत। जैसा कि आप सबको पता ही है कि औरंगजेब के जो शासन रहा है 1707 तक का, उसको हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। और उसके बाद 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद का जो भारत है उसको हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या क्या भारत में राजनीतिक सिनेरियो बनता है और क्या क्या स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप देखते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अब देखिए, जब तक औरंगजेब भारत के अंदर राज कर रहा था, या अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब जब तक राज कर रहे थे, जब तक पूरा भारत एक सेंट्रलाइज पावर, एक केंद्रीकृत व्यवस्था पूरे भारत के अंदर थी। और ऊपर से नॉर्थ से लेके और मैक्सिमम साउथ तक पूरा का पूरा भारत जो है उसमें औरंगजेब एक सेंट्रलाइज पावर था। और बाकी सभी भी जो प्रांतीय गवर्नर थे वो औरंगजेब के बिल्कुल उनकी वफादारी करते हुए किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं, सारे के सारे औरंगजेब के प्रति क्या थे, लॉयलिस्ट थे। और एक केंद्रीकृत सत्ता वहां पर नजर आती है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के अंदर पूरा का पूरा राजनीतिक ढांचा है वो चरमरा जाता है। क्योंकि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी आते हैं वो सारे के सारे अयोग्य, अयासी, नॉन एम्बिशियस, अमहत्वाकांक्षी, और इस प्रकार से राजकाज में उनकी बहुत रुचि न होना, और ऐसे बहुत से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण बनते हैं कि जिनकी वजह से पूरा का पूरा जो ढांचा है, जो मुगल केंद्रीकृत संरचना थी, वो पूरी की पूरी टूट जाती है और छोटे छोटे भागों के अंदर सारी की सारी संरचना टूट जाती है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से ये जो केंद्रीकृत पावर थी औरंगजेब के समय में, जो सेंट्रलाइज पूरा भारत था, वो छोटे छोटे किन किन भागों में टूटता है। और जब ये छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है पूरा का पूरा देश, तो इसको एक 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 करके और अंग्रेज उनको लूटते जाते हैं और उनको जीतते जाते हैं, युद्धों के माध्यम से या किसी दूसरी उनकी संधियों के माध्यम से, या दूसरे अपनी कोई भी नीतियां लेके आते हैं उस माध्यम से पूरे के पूरे भारत को अंग्रेज एक एक करके लूटते हैं। तो आज हम ये नए राज्यों के निर्माण का क्रम देखेंगे, किस प्रकार से नए राज्य बन रहे हैं और फिर एक एक करके उन राज्यों को किस प्रकार से अंग्रेज जीतते हैं। ये सारी की सारी हमारी यात्रा रहेगी। तो मैंने बताया कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु होते ही आप देखेंगे जब औरंगजेब जिंदा था उस समय अनेक पावर मुंह निकालने का प्रयास कर रही थी कि वे अपने अपने क्षेत्र के अंदर स्वायत्त या स्वतंत्र राज्य बना लें। जैसे कि आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी है, यानी मराठे हैं, वो अपना अलग से राज्य बनाना चाह रहे थे। सिख हैं, वो अपनी अलग से ही राज्य बना रहे हैं, है ना। और इधर भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर गोकुला और ये चूड़ामन बदन सिंह वगैरह लोग हैं, ये अपना अलग से जाट साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। यानी अलग अलग लोग अपने साम्राज्य स्थापित करने का या अपने स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रयास करते हैं और अपने आप को बड़े क्षेत्र में या बड़े उसमें विस्तार क्रम में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन औरंगजेब जब तक जिंदा रहता है, ना ही इनके सपने पूरे होने देता और ना ही इनका विस्तार होने देता। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, दिल्ली के अयोग्य शासक आए, महत्वाकांक्षी हैं, जो कि जितना औरंगजेब एम्बिशियस था इस प्रकार से नहीं है। तो ये राज्यों को तो मौका मिलता ही है, मराठा राज को,
सिखों को या फिर आपके जाट साम्राज्य है, इनके साथ साथ जो औरंगजेब की टेरिटरी में डायरेक्ट उनके गवर्नर थे, डायरेक्ट वजीर थे, या उनके अलग अलग स्टेटों के सूबेदार थे, उनको भी मौका मिल जाता है कि वो भी क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अलग से मुगल साम्राज्य को तोड़ के और अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त राज्य की स्थापना कर लेते हैं, स्वायत्त राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से स्वायत्त राज्य हैं और कौन कौन से इंडिपेंडेंट राज्य बने, कौन कौन से नए राज्य बने। तो देखते हैं कि हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुख्यतः 3 प्रकार के राज्य उभर के आते हैं। जो सेंट्रलाइज पावर था वो 3 भागों में बट जाता है। उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य और नवीन राज्य। ठीक है, उत्तराधिकारी राज्य वो रहेंगे जो मुगल साम्राज्य की डायरेक्ट टेरिटरी से टूटकर और फिर अलग होते हैं। उनमें आते हैं आपके बंगाल, अवध और हैदराबाद। यानी बंगाल, अवध और हैदराबाद वो 3 राज्य हैं। जब तक औरंगजेब जिंदा था या जब तक औरंगजेब राज कर रहा था तो ये मुगल टेरिटरी के डायरेक्ट हिस्से होते थे। मुगल टेरिटरी के ये सूबे होते थे, स्टेट्स होते थे, और इनके अलग अलग सूबेदार होते थे, चाहे मुर्शिद कुली खान बंगाल में हो, चाहे निजाम उल मुल्क है आपका हैदराबाद में हो, या चाहे अवध के अंदर हो, ये सारे के सारे सूबेदार होते हैं। लेकिन जैसे ये कमजोर लोग, फर्रुखशियर आपके फर्रुखशियर है, जहांदार शाह है, बहादुर शाह है, प्रथम है, ये जब लोग आके गद्दी पे बैठते हैं और ये इनको संभाल ही नहीं पाते अपने दूरस्थ क्षेत्रों को, तो फिर ये जो एम्बिशियस लोग होते हैं ये लोग अपनी टेरिटरी के अंदर खुद को स्वतंत्र शासक बना लेते हैं। हाँ, भले ही इनकी थोड़े बहुत दिनों तक, है ना, कुछ समय तक, थोड़े से आगे चलेंगे तब तक इनकी वफादारी इनके प्रति रहेगी, मुगल दरबार के प्रति वहां पर भेंट वगैरह उपहार भेजते रहते हैं, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र बन जाते हैं। तो इन स्वतंत्र राज्यों को पढ़ेंगे, निर्माण के क्रम को, और किस प्रकार से एक एक को अंग्रेज किस किस नीतियों के माध्यम से जीतते हैं वो भी पढ़ेंगे। और स्वतंत्र और नवीन राज्यों के बीच में हम सारे राज्यों में जैसे आते हैं, इसके अंदर मैसूर, मराठे, राजपूत, और आपका जो केरल वाला क्षेत्र है इसमें मारतंड वर्मा और ये लेके आते हैं, और आपके जाट, सिख यानी पंजाब, ये सब स्वतंत्र और नवीन राज्य के रूप में ये नए राज्य उभर आते हैं। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जैसे मैसूर वगैरह राज्य हैं, ये पहले तक कहीं पे भी नजर नहीं आते, लेकिन औरंगजेब के समय जब स्थितियां ऐसी बन गई तो ये भी अपने आप को एक राज्य के रूप में अपना विस्तार क्रम के अंदर लेके आ जाते हैं ना। और कुछ पहले से ही आपके सामने बने हुए थे, जैसे मराठा पहले से ही थे औरंगजेब के सामने से ही, लेकिन विस्तार नहीं कर पा रहे थे। सिख थे उधर, वो बहुत ज्यादा विस्तार इस क्रम में नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि औरंगजेब बार बार इनको परेशान कर रहा था, है ना। और ना ही भरतपुर वाले क्षेत्र में जाट वगैरह शासक हैं, ये अपना साम्राज्य विस्तार कर पा रहे थे। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये राज्य निकल के आते हैं, तो इनमें हम एक एक राज्य करके पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं मराठों से, क्योंकि मुगल साम्राज्य के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पावर थी जो मुगलों की टूट के बाद या केंद्रीकृत जो प्रशासनिक व्यवस्था ये पूरी छोटे छोटे राज्यों में टूट जाती है और देश के अंदर एक प्रशासनिक शून्यता आती है, एक वैक्यूम आता है, तो इस वैक्यूम को अगर भरने का लिए कोई प्रयास करता है तो वो मराठे ही करते हैं। लेकिन अंततः मराठों का भी ये सपना पानीपत के तीसरे लड़ाई के अंदर टूट जाता है और फिर से एक प्रशासनिक शून्यता आ जाती है। तो सबसे पहले हम मराठों को उठाएंगे और पहले मराठों को किस प्रकार से प्रशासनिक शून्यता को भरने का प्रयास करते हैं, फिर पानीपत के युद्ध में हारते हैं, और हारने के बाद किस प्रकार अंग्रेजों को मौका मिलता है कि वो मराठा की टेरिटरी में हस्तक्षेप करें, और फिर 3 इंग्लिश और मराठों के बीच में युद्ध होते हैं। उन युद्धों को पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मराठों के यहां से औरंगजेब की मृत्यु से बाद से लेके और जब तक मराठा साम्राज्य डायरेक्ट अंग्रेजों की टेरिटरी में शामिल नहीं हो जाते, वहां तक के इतिहास को आज की हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, मराठे। देखिए, मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने ही कर दी थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी का इतिहास जो है वो हम औरंगजेब के जो पैरेलल इतिहास चलता है उसको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है 1707 में, उस समय जो मराठा वाला क्षेत्र है उसके अंदर एक रीजेंट के रूप में जो
छत्रपति शिवाजी की पुत्र वधू है ताराबाई, वो राज कर रही होती है। और छत्रपति शिवाजी के दूसरे बेटे से जो उत्पन्न बेटा होता है साहू जी, वो औरंगजेब की कैद में सम्मानपूर्वक जेल में उसको रखा जा रहा था, वो अब तक जेल में था। औरंगजेब की मृत्यु होते ही साहू जी को जेल से निकाल दिया जाता है शिवाजी के पोते को। जब जैसे ही शिवाजी का पोता जेल से बाहर आता है तो वो अपने मराठवाड़ क्षेत्र के ऊपर क्लेम करता है, जहां पर कि उसकी ताई ताराबाई बैठी हुई है। अब ताराबाई और साहू जी, ताराबाई और साहू जी दोनों के बीच में युद्ध होता है और इसी युद्ध को बोलते हैं खेड़ा का युद्ध। अब आप युद्ध तो समझ रहे हैं, अपने मराठवाड़ वाले क्षेत्र के ऊपर ताराबाई और साहू जी दोनों अपना क्लेम करते हैं कि कौन से के पास ये मराठवाड़ क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसे बोलते हैं खेड़ा का युद्ध। तो सबसे पहले आपके लिए निकल के आता है, जैसे ही छत्रपति तो अभी नहीं बना है, लेकिन जैसे ही साहू जी औरंगजेब की युद्ध से जेल से निकल के आता है, आता ही युद्ध कर देता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आ जाता है, खेड़ा का युद्ध 12 अक्टूबर 1707, है ना। 12 अक्टूबर 1707 किस किस के बीच में हो रहा है? ताराबाई, खेड़ा भाई महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही है, ताराबाई वर्सेज साहू जी, ठीक है। ये दोनों के बीच में युद्ध होता है और दोनों के बीच में ये युद्ध चला रहता है, चलता रहता है। हालांकि कहीं न कहीं डोमिनेट फेज में अब धीरे धीरे करके साहू जी डोमिनेट फेज में आ जाते हैं और दोबारा से अपने जो विश्वस्त मित्र हैं बालाजी विश्वनाथ, जो कि उनको साथ में लेके और अपने सब लोगों को साथ में लेके, और ये एक क्षेत्र के अंदर अपना राज्य विस्तार शुरू कर देते हैं और अपने आप को 1713-40 के आसपास आके अपने आप को क्या कर लेते हैं, छत्रपति, अपने आप को छत्रपति का अपने छत्रपति का पद धारण कर लेते हैं। और अपने विश्वस्त मित्र जो कि काफी राजनीतिक रूप से काफी अनुभवी भी है, युद्धों के रूप में भी उसकी अच्छा कौशल है, बालाजी विश्वनाथ, उसको अपना पेशवा बनाते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगर पहला पेशवा जो बन के आ रहा है नए साम्राज्य के अंदर नए विस्तार क्रम में, तो बालाजी विश्वनाथ, तो बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बनता है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बन रहा। पेशवा तो आप सब जानते ही हैं, पेशवा कौन है? पेशवा एक पद है ना, इसके अंदर अष्ट प्रधान व्यवस्था होती थी मराठा साम्राज्य के अंदर। उसके अंदर सबसे बड़ा पद अगर होता था छत्रपति के बाद तो पेशवा। सारे के सारे युद्ध वगैरह के कार्य और सब कार्य कौन करता था? पेशवा ही करता था। छत्रपति एक प्रकार से, है ना, छत्रपति एक प्रकार से जैसे इस प्रकार से हम राष्ट्रपति की भूमिका कह सकते हैं, इस प्रकार से छत्रपति के नाम से केवल कार्य होते थे, संधियां वगैरह ट्रिक वगैरह वो सब छत्रपति के नाम से होते थे ना, और सारे के सारे कार्य करता था पेशवा। तो इस समय छत्रपति बन रहा है साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी, है ना। मैं महाराज ऐसे ही कह रहा हूं, है ना, आप बहुत भावुक मत हो जाना, ठीक है। तो छत्रपति साहू जी पहले पेशवा बनते हैं, 1730 की बात है, 1314। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अपने परिवार में, हालांकि ताराबाई बार बार इनको साथ वर्ग संघर्ष कर रही है, इनको चुनौतियां दे रही है, लेकिन ताराबाई से बहुत अधिक ज्यादा फेज में, डोमिनेट फेज में मराठवाड़ वाले क्षेत्र में कौन है? छत्रपति साहू जी, है ना, और उसके साथ बालाजी विश्वनाथ, और यही इस क्षेत्र के अंदर लगातार डोमिनेट फेज में है। अच्छा, अब क्या करते हैं ये, इस समय दिल्ली के दरबार में कौन बैठा हुआ है? मुगल बादशाह बैठा हुआ है। दिल्ली के दरबार में मुगल बादशाह फर्रुखशियर बैठा हुआ है। और दिल्ली के अंदर विशेषकर जो फर्रुखशियर है उनको, या फिर मैंने बताया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासन है या जो शासक है, बादशाह है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट पोजीशन में नहीं बच पाता है। दरबार में अलग अलग गुट सक्रिय हो जाते हैं, जैसे सैयद ब्रदर्स है, ईरानी गुट है, तुरानी गुट है, हिंदुस्तानी गुट है। ये सारे के सारे गुट हैं जो अपने अपनी पसंद का शासक बनाना चाह रहे हैं और अपनी अपनी अलग से राजनीति दरबार के अंदर कर रहे हैं। तो मुख्यतः इस समय सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु दो लोग होते हैं जिनका लगभग अगले 10 साल तक, था ना, 1707 से लेकर अगले 10-12 साल तक लगातार उनका ही प्रभुत्व रहता है, अपनी मर्जी के शासक बनाते हैं, अपने हिसाब से राजकाज को चलाते हैं। तो इस समय सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखशियर को मुगल बादशाह बना रखा है। तो मुगल बादशाह कौन है? फर्रुखशियर। तो अभी भी मुगल बादशाह इतनी टूटी नहीं है, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, मराठवाड़ वाले क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से राज करने के लिए और ये मुगलों के पास जाते हैं बालाजी विश्वनाथ और छत्रपति साहू जी कि आप हमें मराठवाड़ वाले क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से हमें राज करने का, या उसकी हमारी जो राज्य है, जो हमारा जो मराठवाड़ क्षेत्र है, जो मराठा राज है, उसको आप मान्यता प्राप्त करें या रिकॉग्नाइज करें। तो इसके लिए वो कहाँ जाते हैं? मुगल दरबार के अंदर, और फर्रुखशियर से मान्यता प्राप्त करते हैं। फर्रुखशियर इन्हें दक्षिण के जो क्षेत्र है, बिद्दर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इनके अंदर आपका जो क्षेत्र
खानदेश, इन 6 राज्यों के अंदर सरदेश मुखी व चौथ वसूल करने का अधिकार दे देता है और इनको मराठवाड़ क्षेत्र में एक रिकॉग्नाइज पावर के रूप में इनको मान्यता देता है। इनको एक वहां के मराठा के एक क्षेत्रीय शासक के रूप में, एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में इनको अलग से मान्यता प्राप्त कर देगा, इनको मान्यता देते थे, यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। बदले के अंदर वो उसको जो आपके मराठे हैं वो बदले के अंदर फर्रुख शेर कहते हैं कि हम आपको दक्षिण में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं होने देंगे, इस प्रकार की गारंटी देते हैं, वचन देते हैं। साथ के अंदर आपको हम 10 लाख रुपए और 15,000 अश्वरोही यानी घोड़ों के साथ आपके घुड़सवार जो युद्ध करने वाले होंगे वो हमेशा आपकी सेवा के अंदर रखेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी आपको देंगे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में संधि हो जाती है और सैयद ब्रदर्स की मदद से होती है। तो सैयद ब्रदर उसको वहां पर फर्रुख शेर से मिलवा के उनको दक्षिण के अंदर मराठों को राज करने का, स्वतंत्र राज बनाने का, स्वतंत्र क्षेत्र के अंदर राज करने का, चौथ और सरदेश मुखी जो उनके प्रमुख टैक्स होते हैं उनको वसूल करने का, और इधर ये उनकी हेल्प करने का, दोनों वचनबद्ध हो जाते हैं और मराठा साम्राज्य इस प्रकार से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का आप लिख सकते हैं किन किन क्षेत्र में इनको टैक्स वसूल करने का अधिकार मिला। जो खानदेश, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर और खानदेश, इन 6 राज्यों से चौथ व सरदेश मुखी। ठीक है, चौथ और सरदेश मुखी ये इनके प्रमुख टैक्स होते थे, है ना। ये छोटा भी हलवा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखें। चौथ और सरदेश मुखी क्या होते थे, तो मराठों के प्रमुख टैक्स होते थे। और बदले के अंदर इनको क्या मिलता है, ये क्या देते हैं, दक्षिण में विद्रोह ना होने की गारंटी, $15,000 अश्वरोही और 10 लाख रुपए, ये इसके बदले में देते हैं। और ये इनको यहां से, जब यहां से टैक्स प्राप्त करने का अधिकार दे दिया, तो इसको मतलब इनको क्या कर दिया है, इनके राज्य के रूप में इनको मान्यता भी मिल गई है। ठीक है, तो ये आपका मराठा साम्राज्य किस प्रकार से दोबारा से इनको मान्यता मिल जाती है और अपने क्षेत्र के अंदर ये चौथ और सरदेश मुखी वसूलते हुए या इस प्रकार से टैक्स वसूलने का काम शुरू कर देते हैं और राज्य को रिकॉग्नाइज पावर मिल जाती है। ठीक है, 1720 के अंदर, अच्छा ये सब देखिए, इसमें पेशवा पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। छत्रपति का पद बहुत ज्यादा रहता नहीं है, छत्रपति से क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकल के नहीं आते, पेशवा से निकल के आते, पेशवा की क्रोनोलॉजी से निकल के आते हैं, पहले कौन पेशवा रहा, दूसरा कौन रहा, या ऐसे भी आ सकते हैं कि ये सब बातें हुई तो उस समय मुगल मराठा का जो पेशवा है वो कौन था, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन निकल के आते हो, तो आप इनको ध्यान रखना है। तो मराठा शक्ति के अंदर पेशवा जो पद है वो बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में रहता है और पेशवा पद ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो हम पेशवा के क्रम में ही पढ़ते जाएंगे, जिस प्रकार से और जगह पर हम बादशाह या सुल्तान को पढ़ते आते हैं, तो मराठा टेरिटरी में हम पेशवा पढ़ते जाएंगे कि एक पेशवा, फिर दूसरा पेशवा कार्यकाल, तीसरा पेशवा कार्यकाल, तो यहाँ पर पेशवा पद इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम अगला पेशवा देखते हैं। 1720 में इसकी मृत्यु हो जाती है बालाजी विश्वनाथ की और नया पेशवा आता है 1720 में इसका बेटा बाजीराव, फर्स्ट भी कह सकते हैं, बाजीराव भी कह सकते हैं। बाजीराव 1720 में बाजीराव, आपने देखी होगी ना बाजीराव मस्तानी फिल्म, है ना, वो इसी के जीवन के ऊपर बनी हुई फिल्म है, उसी के बारे में इसमें बताते हैं। तो 1720 में नया पेशवा आता है बाजीराव, है ना, बालाजी विश्वनाथ का बेटा होता है। बाजीराव है, ये भी अपने पिता की तरह बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस व्यक्ति होता है। और ये भी जो मराठा छत्री है, देखो मराठा छत्री है, उसके छत्र के नीचे बहुत अधिक साम्राज्य को यहाँ पर इकट्ठा करने का प्रयास करता है ना। 1728 के अंदर मालवा को जीत लेता है, 1731 के अंदर गुजरात को जीत लेता है, 1733 में जजीरा के सिद्धियां को जीत लेता है। इस प्रकार 1728 में निजाम को पालखेड़ा के अंदर पीटता है। तो इस प्रकार से बड़े क्षेत्र में 1737 के अंदर ये युद्ध करता करता पहुंच जाता है दिल्ली दरबार में, और मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला उसका दरबार छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस प्रकार से ये अपने क्षेत्र के अंदर, है ना,
चंबल से नर्मदा के बीच तक का पूरा क्षेत्र छीन लेता है, गुजरात की तरफ चला जाता है, लगभग लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया तक, ये दिल्ली तक पहुंच जाता है और अपने क्षेत्र के अंदर बहुत ही विस्तार, इतना बड़ा विस्तार दे देता मराठा साम्राज्य को कि लोगों को लगने लग ही जाता है कि अब अगली शक्ति भारत के अंदर कोई उभर के आएगी तो वो मराठा आएंगे। तो इस प्रकार से बालाजी बाजीराव के जो हम कार्य है उनको देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इस दौरान आता है पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध 1728 किस किस के बीच होता है ये? हैदराबाद के निजाम, है ना, हैदराबाद के अंदर निजाम शाही थी, तो हैदराबाद का जो शासक है उसको निजाम बोलते हैं। हैदराबाद के निजाम वर्सेस आपका है मराठे बाजीराव, है ना। मराठा बाजीराव डोमिनेट पोस्ट, वैसे तो दूसरे व्यक्ति लड़ते हैं इसमें, लेकिन मराठों के साथ होता है ना, मराठों के साथ होता है। चाहिए आप यहाँ पे ये लिखना चाहो तो मराठा लिख सकते हो आप, है ना, मराठाओं के साथ। देखो क्या होता है, पालखेड़ा का युद्ध क्यों होता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब फर्रुखशर की दरबार के अंदर जब परमिशन लेने जाते हैं कि भाई आप हमें दक्षिण के क्षेत्र के अंदर, जब बालाजी विश्वनाथ और आपके छत्रपति साहू जी जाते हैं कि आप हमें दक्षिण के क्षेत्र के अंदर क्या करने दीजिए, हमें वहां पर अपना राज्य विस्तार, या इस प्रकार से उस जो हमारा क्षेत्र है मराठवाड़ क्षेत्र, उसके अंदर मराठा राज्य को स्वतंत्र राज्य की आप या क्षेत्रीय राज्य के रूप में आप मान्यता दे दीजिए, उसकी मान्यता को दे दीजिए हमें और उसको राज्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जब ऐसा करने के लिए दरबार में जा रहे हैं तो उस समय दरबार के अंदर जो मुगल वजीर होता है, मुगलों का जो वजीर है वो कौन है? ये आपका जो निजाम जो है हैदराबाद का इस समय, ये उस समय वजीर होता है और दक्षिण का सूबेदार होता है, निजाम चिन खिलिज खान की जिसको पद देते हैं बाद में, है ना। तो ये आसफ जहा, जिसको इसका नाम था आसफ जहा, तो आसफ जहा यहाँ पर क्या है, मुगलों का दक्षिण का सूबेदार है और मुगल वजीर भी है, तो दरबार में बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठा है। तो ये जब वहां पर अपना राज्य की मान्यता लेने के लिए जाते हैं तो विरोध करता है ये दरबार में, इनको घुसने के लिए, इनको घुसने पर भी इनकी इस प्रकार से ऐसे षड्यंत्र करता है कि ये फर्रुखशर से ना मिल पाए, और मिल भी लिए तो फिर ऐसा प्रयास करता है कि इनको दक्षिण में क्या ना हो, वहां पर मान्यता ना मिले इस प्रकार का राज्य विस्तार करने के लिए मराठा क्षेत्र में, क्योंकि उसे पता था कि इसके बगल में ही हैदराबाद का तू सूबेदार है, तो यहाँ पर ये तेरे को दिक्कत करेंगे और कभी तो स्वतंत्र राज्य भी बना लेगा तो तेरे को दिक्कत करेंगे। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, वहां पर घुसने के लिए परमिशन देने से मना कर रहा है, ये है ना, इनका विरोध कर रहा है। अब देखो 1724 तक तो इसको बाजीराव वगैरह कोई कुछ नहीं कहता है ना, लेकिन बात याद रखते हैं कि भाई इसने हमारे साथ वहां पर ऐसा किया था। 1724 में ये मुगल दरबार का जो अब तक वजीर था या फिर दक्षिण का सूबेदार था, अब ये अपना स्वतंत्र राज्य बना लेता है और हैदराबाद का क्या बन जाता है, निजाम बन जाता है, यानी अपना स्वतंत्र राज्य बना लेता है, हैदराबाद का निजाम, है ना। यानी यहाँ पर हैदराबाद है और इसके बगल में ही आपका कौन है, यहाँ पर मराठे हैं, है ना, यहाँ मराठे हैं, है ना। तो अब मराठे जो हैं सबसे पहले अगर अपना टेरिटोरियल विस्तार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो किधर भागेंगे, हैदराबाद की तरफ, और भागना भी है। और इनको जब दरबार में गए थे 1719 के आसपास, 1718 की 1717 के आसपास, तो जब इस समय इसने विरोध किया था उसका हिसाब भी चुकता करना है ना, तो ये यहाँ पर निजाम के खिलाफ हमला कर देते हैं और हमला करके निजाम को इस प्रकार के घुमा फिरा के ऐसी जगह दलदल वाले क्षेत्र में ला के फंसा देते हैं कि अंततः निजाम को अपनी हार माननी पड़ती है ना, यहाँ पालखेड़ा के मैदान के अंदर, और निजाम हार मानता है और हार के और इनको सरदेश मुखी और चौथ कुछ क्षेत्रों में, बरार वाले क्षेत्रों में देने के लिए मजबूर हो जाता है और दोनों ट्रीटी कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं मुंगी शिवगांव की संधि या मुंशी शिवगांव की संधि, है ना, मुंशी शिवगांव की संधि। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों के बीच में संधि कहां पर हुई थी, तो मुंशी शिवगांव की संधि, या किस किस के बीच हुई थी, तो मराठे और निजाम, है ना, मराठे और निजामों के बीच में मुंगी शिवगांव की संधि हुई थी। अब संधि का कारण, युद्ध का कारण, ये सारा आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बाजीराव यहाँ पर अपने हैदराबाद के निजाम से स्टार्ट करता है। उसके बाद अगर इनके विस्तार क्रम को देखें तो देखिए 1728 में ही मालवा पर हमला, 1731 गुजरात, 1733 जंजीरा के सीधियों, 1737
ठीक है। तो ये अपने युद्ध क्रम के अंदर सबसे पहले 7028 में मालवा पर हमला करता है, 7031 में गुजरात पर, 7033 में जजीरा के सीधे हैं इनके खिलाफ हमला करता है और इनका मुख्य भूमि से बाहर निकाल देता है। 7033 में 37 में जाके पहुंच जाता है कहां पर, ये सीधा पहुंच जाता है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार। तो इस प्रकार से पूरा दिल्ली तक ये आकर यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ पर फिर इसको बड़ी मुश्किल से वापस भेज जाता है, क्योंकि उधर फिर बीच में इसको निजाम भी रोकने का प्रयास करता है, तो फिर निजाम को फिर पीटता है ना। निजाम इसकी मदद में आता है मोहम्मद शाह रंगीला की, तो पहले निजाम को पीटता है। और आपने फिल्म में वो देखा होगा कि किस प्रकार से वो कहता है कि मैं उस बुड्ढे को देख लेता हूँ फिर तेरे को देखूंगा, है ना। इस प्रकार की बातें यहाँ पर ये करता है और इस प्रकार से ये इसके विजय क्रम रहे थे। क्रोनोलॉजी में आए तो क्रोनोलॉजी में देख लेना, मालवा, गुजरात, जजीरा और फिर मुगल दरबार पे धावा। 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 20 साल का लगभग इसका कार्यकाल रहा, लेकिन 20 साल के क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा विस्तार कर दिया, टेरिटोरिकल बहुत बड़ा विस्तार कर दिया और बहुत बड़ी भूमि है जो छत्रपति या मराठा साम्राज्य की छतरी के नीचे आ जाती हैं। और ये सरदेश मुखिया चौथ जो भी जिनसे टैक्स वसूलते हैं या जो इनके टैक्स के दायरे में आते हैं, चाहे चौथ में हो चाहे सरदेश मुखी में हो, वो उनसे अपना वसूल करते हैं। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट किसी के साथ हमला करके या फिर उस पर शासन नहीं करते थे। मान लीजिए गए उड़ीसा में गए, मालवा में गए, गुजरात में गए, जहां पर भी गए वहां पर जाते थे। अच्छा, ये कभी भी सीधे ग्राउंड की मैदान के अंदर लड़ाई नहीं करते थे। मराठों को मैदान के अंदर पहली बार मराठे पानीपत में लड़े थे, उससे पहले मराठे कभी भी मैदान में नहीं लड़े, क्योंकि इनको मैदान में आमने सामने का युद्ध करने का अभ्यास था ही नहीं। ये गुरिल्ला पत्ती से युद्ध लड़ते थे, है ना। किसी के साथ मिलने जाते थे, गले लगे, वहां पर इन्होंने चक्कू से मार दिया और कुछ कर दिया, या फिर कहीं पर सेना अगर किसी विरोधी सेना कोई अपना कैंप लगाए बैठी हुई, उस सेना के कैंप में जाके जहर डालाए, या फिर किसी को फंसा के किसी दलदल वाले क्षेत्र में ले आए, वहां पर उनको उड़ जा दिया, या फिर किसी को पहाड़ों वाले क्षेत्र में छुप के किसी पर वार कर दिया। तो इस प्रकार से गुरिल्ला पत्ती से युद्ध करते थे मराठा जो है, ये मैदान के युद्ध के इस प्रकार से अभ्यस्त नहीं थे। तो सभी लोग इनकी इस प्रकार की हरकतों से, या जो इसकी ये इस प्रकार से छोटी हरकतें थे, इन हरकतों पर ये मान लीजिए युद्ध करने के लिए आते थे तो आते ही पहले ही बोल देते थे कि भाई हम आपकी छत्र में रहना स्वीकार करते हैं और आपको सरदेश मुखी और चौथ देते रहेंगे, जो आपका चौथ देना है जहां पर, या और दूसरा जो टैक्स देना है वो टैक्स देते रहेंगे, और हम डायरेक्ट आपकी छत्र में। तो ये कहीं भी डायरेक्ट राज नहीं करते थे, बस चौथ वसूलते थे और अपने छत्री के साम्राज्य को लेते आते थे। तो अब ये मालवा, गुजरात, जजीरा और यहाँ तक पूरे क्षेत्र के अंदर ये चौथ वसूलने लग रहे हैं और लगभग लगभग पूरे उत्तर भारत तक आ चुके हैं। तो ये इसका विस्तार क्रम था, यानी जो इनकी छतरी के नीचे आ जाता था बस टैक्स देते जाओ, इनकी छतरी के नीचे आ जाओ और अपने क्षेत्र में आप राज करते रहो, बस ये इनका था। और बहुत ज्यादा इनसे लोग युद्ध करके खुश भी नहीं होते थे, तुरंत टैक्स पकड़ा देते थे, भाई टैक्स लो, टैक्स पहुंच जाएगा आपका, आप वापिस जाइए। ठीक है, और यहीं पर वो बाजीराव मस्तानी, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, वो सब छोटी चीजें आपने फिल्म में देखी होंगी। अच्छा, यहीं पर नर्मदा से चंबल वाले क्षेत्र तक इसने यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर भी बुंदेलखंड के जो छत्रसाल वगैरह है उससे भी इसने यहाँ पर टैक्स वगैरह वसूलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 1740 के अंदर बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। 20 साल का इसका बेहतरीन शासनकाल रहता है और मराठा साम्राज्य को दिल्ली तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अगला मुगल पांचवा बनता है 1740। कौन आता है यहाँ पर? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव भी अपने पिता की तरह, अपने पिता बाजीराव की तरह ही बहुत ज्यादा विस्तार करता है ना। और विस्तार करता करता धीरे धीरे ये अफगान तक पहुंच जाते हैं ना, पंजाब तक वाले क्षेत्र में, और धीरे धीरे उड़ीसा में, और इस प्रकार से अफगान वाले क्षेत्र तक ये विस्तार करते करते पहुंच जाते हैं। मुगल दरबार में भी अपनी मर्जी का जो वजीर है इमादुल मुल्क को, उसको भी अपने मौन समर्थन से बैठा लेते हैं। तो इस प्रकार से इस समय इनकी जो ध्वज पताका है वो आसमान में लहरा रही है, और मराठे जो हैं बहुत ही उत्साहित हैं, है ना। इनका अपना अलग स्वैग है, जहां भी जा रहे हैं वहां हमें हर जगह पर इनको कामयाबी हासिल हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मराठे हैं वो अलग स्वैग में है ना। अच्छा, 1761 के आसपास जाते आते आपको पता है इस समय तक अहमद शाह अब्दाली भारत में कई बार हमले कर चुका था, है। और इस बार 1761 के आसपास, 1760 के लास्ट सी में अहमद शाह अब्दाली एक बार फिर से हमला कर रहा है भारत के अंदर। अच्छा,
अब देखो, मराठे हैं वो भी युद्ध करते या अपना क्षेत्र विस्तार करते करते कहां पहुंच गए हैं, अफगान तक पहुंच गए हैं। और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान के अंदर बैठा हुआ वो किधर आ रहा है, भारत के अंदर आ रहा है। अब अगर अगला विस्तार कहीं मराठे करेंगे तो फिर वो अफगान की तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ का तो विस्तार समाप्त हो गया है। अफगान है वो इधर आना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों के बीच में ऑटोमेटिक क्लैश तो होना ही है अब इन दोनों शक्तियों के बीच में। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली लगातार भारत में बार बार आ ही रहा है, तो इस बार जब अहमद शाह अब्दाली भारत में आता है तो वैसे अगर मुगल बादशाह, वैसे अगर भारत के अंदर अगर कोई सेंट्रलाइज पावर है तो मुगल बादशाह है। अब तक अगर उसके हमलों को अगर कोई रोकता था तो मुगल बादशाह रोकते थे, लेकिन इस बार आगे बढ़ के मराठा क्या कह रहे हैं कि हम उसको रोकेंगे, हम उसको हरा के और फिर भारत के शासक बनेंगे। यानी इस बार मराठे जो हैं वो अहमद शाह अब्दाली के हमलों को रोकने के लिए, और वो इस प्रकार से तैयार हैं कि भाई अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हम करेंगे, अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हम करेंगे। और अहमद शाह अब्दाली भी इन्हें एक साथ करना चाह रहा है, क्योंकि मुगल वगैरह हैं वो तो बहुत बड़ी डोमिनेंट पोजीशन में बचे नहीं। अब अगर अहमद शाह अब्दाली को भी किसी से खतरा है तो मराठों से। अब मराठे सारे के सारे हैं वो अपने महाराष्ट्र वाले दक्षिण के क्षेत्र से चल पड़ते हैं, अपने बच्चों को, अपने सैनिकों को, अपनी फौज को लेके और चल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ, कि जहां पर भी अहमद शाह अब्दाली मिलेगा रास्ते में रोकेंगे और फिर उसके साथ युद्ध करेंगे। अब होता क्या है, जहां जहां से ये रास्ते में आते हैं अपने सभी क्षेत्र के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, चाहे मालवा में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, बंगाल में जो भी है, उन सब से ये मदद प्राप्त करते हैं, मुगलों से इन सब से मदद मांगते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इनकी अब मदद नहीं कर रहा है मराठों की, क्योंकि मराठे जो हैं इन्होंने किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। बहुत अधिक मात्रा में ये टैक्स वसूलते थे, बहुत ज्यादा गंदी हरकतें करते थे। मतलब गंदी हरकतों के मतलब ये कि जबरदस्ती गुरिल्ला युद्ध वगैरह में उनके साथ युद्धों में फंसा देना और चीटिंग करना, इस प्रकार से। और एक टैक्स बहुत बड़ी मात्रा में ये वसूलते थे। तो इस बात से कोई भी लोग इनको साथ देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, अब तक तुम हमें परेशान करते थे, अब तुम्हारा ठीक मुकाबला हुआ है, जाओ अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ो। कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा है। लास्ट में जब भरतपुर के पास आते हैं तो जाट राजा जो सूरजमल है वो जरूर इनकी मदद करने के लिए तैयार होता है कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा, और वो कुछ इनको दिशा निर्देश भी देता है ना। सूरजमल इन्हें कहता है कि भाई आप अभी युद्ध मत कीजिए, क्योंकि ये युद्ध जो आपको पता है पानीपत का 14 जनवरी 1761 को हुआ था, है ना। तो इस समय बहुत ही जो ठंडियां हैं या सर्दी है वो बहुत पीक पे रहती है, और मराठे जो हैं वो हैं उनको सर्दियों का बहुत अनुभव है भी नहीं, वो रहते हैं गर्म प्रदेशों के अंदर, यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होती है। अहमद शाह अब्दाली है वो अफगान क्षेत्र से आया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसी सर्दी में, इससे भी अधिक ज्यादा सर्दी वहां पर होती है, उस सर्दी में रहा हुआ वहां पे युद्ध करते हैं उसकी फौज सेना वगैरह। तो अहमद शाह अब्दाली के लिए वर्तमान में परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, और मराठों के लिए सारी की सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। तो महाराजा सूरजमल कह रहा है कि आप इस परिस्थिति में युद्ध मत कीजिए, युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दीजिए, है ना। गर्मी आएगी जून के अंदर, तो उस समय आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। और ये जो आपके अहमद शाह अब्दाली और जो अफगान सेना है वो तो युद्ध के अंदर डिहाइड्रेशन वगैरह से इस प्रकार से ही बेहोश होकर मर जाएंगे, तो उस समय युद्ध करेंगे। दूसरा, आपको युद्ध के मैदानी युद्ध है उसके अंदर भाग लेने के या मैदानी युद्ध में लड़ाई करने का अनुभव नहीं है, तो इस युद्ध में डोमिनेंट फेज में जिस प्रकार से हम बताए उस प्रकार से आप युद्ध करो। लेकिन मराठे जो है वो अपने स्वैग में रहते हैं, बड़ा आत्मविश्वास है, घमंड है उनको पूरा दुनिया इस प्रकार से देश जीतने का, क्योंकि बहुत लंबे समय में उनकी पताका लहरा रही है। तो वो सूरजमल की एक बात नहीं मानते और कहते हैं कि आपको साथ देना है तो साथ दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, है ना। और वो आगे बढ़ जाते हैं और जाके 14 जनवरी 1761 में अफगान और मराठे दोनों के बीच में युद्ध सज जाता है, और इसे ही बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में है? मराठा वर्सेस अफगान। ठीक है, मराठों की तरफ से पेशवा इस समय कौन है? बालाजी बाजीराव। युद्ध के अंदर सेनापति है पेशवा का बेटा विश्वास राव, और पेशवा का चचेरा भाई सदाशिवराव, सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राय। ठीक है, तोप खाने पे कौन है?
इब्राहिम गारदी, इब्राहिम गारदाई तोफ खाने के ऊपर है, ठीक है, इब्राहिम गारदी आपके तोफ खाने पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके किसी प्रकार चाहे तो कोई देख लेना। और पानीपत का तीसरा युद्ध को आंखों देखा हाल कौन बताता है? काशीराज पंडित, है ना। काशीराज पंडित इस युद्ध को देखता है और देख के फिर जब इतिहास लिखता है तो इस सारे युद्ध की कहानी लिखता है। तो पंडित काशीराज जो है पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बताता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया ही था, या महाराजा सूरजमल ने भी बताया था, वो ही होता है। मराठों को मुख्य भूमि में युद्ध करने का बहुत अनुभव था नहीं, और मराठा यहाँ पर बुरी तरह हारते हैं, है ना। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग राय है, कुछ कह रहे हैं कि 40,000 के आसपास लोग मर जाते हैं और पेशवा का बेटा और इसमें सेनापति भी मर जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 1 लाख के आसपास मरे थे। लेकिन कुल मिलाकर मराठों को यहाँ पर बहुत बड़ी हार हुई है। और मराठे जिस आत्मविश्वास में थे, जिस प्रकार से उसने पूरी दुनिया के अंदर या इस प्रकार से पूरे देश के अंदर उनका नाम फैल रहा था, यहाँ पर मराठों के सम्मान में भी बड़ी ठेस पहुंचती है। और पूरी, हालांकि मराठों का जहां यहाँ के किन्हीं भी लोगों ने मराठों की मदद नहीं की, तो वो सब लोग निश्चित रूप से मराठों की हार का इंतजार कर रहे थे, है ना। तो ये जब मराठों की हार का इंतजार कर रहे थे तो इसका मतलब मराठों की हार में उन्हें खुशी मिली। यानी मराठों के इस हार के बाद मराठों के कंधे पर हाथ रख के ये कहने वाला कोई भी नहीं है कि कोई बात नहीं, या सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। तो मराठे हार के बाद अपने आप में अकेले पड़ रहे हैं, और इस अकेलेपन को, इस दुख को मराठा जो है पेशवा बालाजी बाजीराव है, वो सहन नहीं कर पाता ना। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कोई साथ नहीं खड़ा है, और बड़ा शर्मिंदा रहता है। और तिज से बिछड़ के जिंदा है यार, बहुत शर्मिंदा है, यानी पूरी दुनिया में इस प्रकार की बेइज्जती हुई है तो बहुत शर्मिंदा है। तो शर्मिंदा रह के क्या करेंगे, है ना, मर जाते हैं। तो बालाजी बाजीराव यहाँ पर है, उसकी मृत्यु हो जाती है, इस दुख को सहन नहीं कर पाता, और यहाँ पर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि मुगलों के बाद, अगर जो ये भारत के अंदर राजनीति औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो टूट हुई है मुगलों में, और उस टूट के बाद जो राजनीतिक वैक्यूम बना है, प्रशासनिक शक्ति शून्यता आई है, इसको कौन भरेगा? मराठे भरेंगे। और मराठे पर बल दावेदार भी थे, है ना, मराठे डिजर्व भी करते थे ऐसा, क्योंकि नजर आ रहे थे पूरे भारत में। लेकिन अब पानीपत की तीसरी लड़ाई ने इस बात को तय कर दिया कि मराठे निश्चित रूप से अब भारत के शासक तो नहीं बनने वाले। तो अब भारत के शासक कौन बनेंगे? क्या अहमद शाह अब्दाली बनेगा? अब अहमद शाह अब्दाली हो सकता था शासक, लेकिन 2 साल से जो उसकी फौज के अंदर लोग रह रहे थे, उनके अहमद शाह अब्दाली ने अब तक पैसे नहीं दिए थे, तनख्वाह नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तो वो लोगों ने उसके खिलाफ विरोध कर दिया। और विरोध कर दिया तो अहमद शाह अब्दाली को भी यहाँ से जाना पड़ा, और भारत में एक बार फिर से वही राजनीतिक शून्यता आ गई। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो भारत में इस राजनीतिक शून्यता को भरेगा। अब आगे जाके देखेंगे कौन भरेगा, तो अंग्रेज भरेंगे, वो देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध के समाप्त हो जाता है ना। और चलिए, लेकिन मराठों का भी कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है। 1761 में एक नया पेशवा बनता है, माधवराव नया पेशवा बनता है ना। और 1772 तक रहता है। अब माधवराव है वो नया लड़का रहता है ना। अच्छा, वो जवान लड़का है, और मराठा जो टेरिटरी है, कन्फेडरेंसी है, इसमें बड़ी जान फूकने का प्रयास करता है ना। धीरे धीरे करके जो मुगल बादशाह है शाह आलम, वो कहीं इधर उधर घूम रहा था, उसको दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे थे, है ना। कभी बिहार के चक्कर लगा रहा है, कभी जाके अवध के नवाब के पास बैठा है ना। देखेंगे एक बार फिर बताएंगे जब अवध और बंगाल पढ़ेंगे तब। तो अवध के नवाब के पास बैठे, या और कहीं वो दिल्ली में नहीं घुस पा रहा है, तो उसको मिलकर दिल्ली में लाके लाल किले में बैठाने का प्रयास करते हैं, और लाल किले में लेके भी आते हैं, और सारे काम कर रहे हैं, अपने टेरिटोरिकल विस्तार कर रहे हैं, और धीरे धीरे दोबारा से पुनर्गठित या संगठित होकर दोबारा से अपने साम्राज्य को मराठवाड़ क्षेत्र से बाहर निकल के धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार से 1772 तक, है ना, इसके राजकाज के अंदर ये अपने आप को टेरिटोरिकल विस्तार करने का प्रयास करता है। और इस समय दक्षिण भारत में 3 बड़ी शक्तियां आ जाती है ना। एक जगह यहाँ पर होते हैं आपके मराठा, है ना, यहाँ पर मैसूर है, और यहाँ पर इस समय तक आते आते ये मान लीजिए हैदराबाद है, थोड़ा और नीचे देख लीजिए, है ना, हैदराबाद है
है ना, हैदराबाद है ना, यहाँ पर बंगाल वाले क्षेत्र में तो अंग्रेज हैं ही, बंगाल बिहार उड़ीसा वाले में, ठीक है। अच्छा, ये हैदराबाद है, मराठे मैसूर है, तो यहाँ मराठे हैं, यहाँ मैसूर है, यहाँ हैदराबाद है। तो इन तीनों के बीच में लगातार ना मराठे आगे बढ़ते हैं, तो फिर अभी कभी तो इसको हैदराबाद की तरफ आगे बढ़ेंगे, मौका मिलेगा, या फिर मैसूर की तरफ, तो आपस में इन तीनों के बीच में ट्राई सेंटर पावर है ना, ये इस प्रकार के संघर्ष होंगे, वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल मराठे जो हैं यहाँ से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कभी इधर युद्ध करते हैं, कभी युद्ध करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर 1772 तक माधवराव इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन 1772 में माधवराव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, माधवराव की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद फिर से मराठा साम्राज्य को एक आघात लगता है कि जहां पर माधवराव जो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था उसकी भी मृत्यु हो गई, तो मराठा कन्फेडरेसी एक बार फिर से टूट के कगार पे आती है ना। और जैसे इसकी मृत्यु होती है तो मराठा साम्राज्य के अंदर जब शासक ही कमजोर हो जाता है, अब जो नया शासक बनता है, नया लड़का होता है नारायण राव, नारायण राव नया लड़का बनता है, पेशवा माधवराव का लड़का होता है नारायण राव, नारायण राव। अब पेशवा के पद को लेकर मराठों के अंदर थोड़ा सा टसल शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है ना। नारायण राव होता है माधवराव का लड़का, और इधर इसका चाचा होता है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव चाह रहा है कि भाई मैं पेशवा बनूं, है ना। वो कह रहा है कि भाई तुमने इस कल के लड़के को पेशवा बना दिया है, और मेरे को पेशवा पे कलेम मेरा बनता है, मैं बालाजी बाजीराव के समय का योद्धा हूँ, हमारा भी मराठा साम्राज्य को इतना बड़ा फैलाने में बड़ा योगदान रहा है, हमने पानीपत का तीसरा युद्ध भी लड़ा है, और बड़े मोर्चों पे हम डोमिनेंट पोजीशन में रहे हैं, तो आप इस कल के लड़के को पेशवा बना रहे हो, और पेशवा पे कलेम बनता है मेरा। तो इस प्रकार से रघुनाथ राव यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बगावती तेवर दिखा देता है जब नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। अच्छा, अब देखिए जैसे ही घर के अंदर इस प्रकार की लड़ाई शुरू होंगी, जब घर के अंदर लड़ाई शुरू होंगी तो निश्चित रूप से आप घर की लड़ाइयों में व्यस्त हो जाएंगे, और बाहर की जो टेरिटोरियल विस्तार है या आपका जो क्षेत्रीय विस्तार है, एक्सपेंड है, उसको तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो उलझे हुए हैं घर की लड़ाइयों में ही। और जब घर की लड़ाइयों में उलझ रहे हो तो घर के जब और लोग जो हैं आपके साम्राज्य के अंदर, उनको भी मौका मिलेगा कहीं ना कहीं, और आपकी जो पोजीशन डोमिनेट पोजीशन है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, या वो अपने आप में स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे। तो मराठा जो कन्फेडरेंसी है वो भी अब अलग अलग भागों में, जिसके अंदर सिंधिया है, बरार हैं, सिंधिया हैं, भोसले हैं, गायकवाड़ है, होलकर हैं, ये सारे भी यहाँ से अलग अलग टूटने का प्रयास करते हैं ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चार कन्फेडरेंसी होती हैं वो भी अलग अलग से धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं ना। तो मुख्यतः इनकी चार कन्फेडरेंसी होती हैं, सिंधिया, होलकर, ये मराठा कन्फेडरेंसी है, गायकवाड़ और भोसले, है ना। सिंधी आपके ग्वालियर वाले क्षेत्र में होते हैं, जो आप जानते ही होंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पूर्वज। होलकर हैं आपके इंदौर वाले क्षेत्र में है, आप जानते ही होंगे अल अहिल्याबाई होलकर, या वर्तमान में जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रहा है मध्य प्रदेश का दिग्विजय सिंह, उसके पूर्वज रहे हैं, ये आपके गायकवाड़ हैं, है ना। ये भोसले, गायकवाड़ बड़ौदा वाले क्षेत्र में रहते हैं, और भोसले हैं ये नागपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कन्फेडरेंसी भी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करती है, यानी ये भी आपस में लड़ने लग जाती है एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में ना, क्योंकि पेशवा पद है वो अब कमजोर हो चुका है, ठीक है। ये इधर चल रहा है, उधर नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में आपस में बगावती तेवर चल रहे हैं, है ना। और ये लड़ाई धीरे धीरे खुलकर सामने निकल रही है, जिसका फायदा ये कन्फेडरेंसियां उठाने का प्रयास कर रही है और आगे करेंगे भी। अच्छा, कुछ समय बाद क्या होता है, नारायण राव जो होता है उसको उसका जो चाचा रघुनाथ राव है वो उसको मार देता है। रघुनाथ राव क्या कर देता है, नारायण राव को मार देता है ना। क्यों? क्योंकि खुद पेशवा बनना चाहता है नारायण राव को, ठीक है। अब रघुनाथ राव जब नारायण राव को मार देता है तो अब रघुनाथ राव सोचता है कि तेरे लिए दरवाजे खुल गए, अब क्या बन जाएगा, तू पेशवा बन जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो मराठा संघ के जो इनके जो हेड होते हैं, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इनमें भी बड़े बड़े प्रमुख लोग होते हैं, जैसे सिंधिया में महाजी सिंधिया हैं, या आपके पुन्ना वाले क्षेत्र में नाना फडणवीस हैं, है ना, होलकर्स हैं। तो इस प्रकार से ये जो लोग होते हैं, जो प्रमुख लोग होते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई
आपको तो हम पेशवा नहीं बनने देंगे, यानी रघुनाथ राव को पेशवा यहाँ पर नहीं बनाने दे रहे, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि एक कमजोर व्यक्ति पेशवा बने। अगर मजबूत व्यक्ति पेशवा बनेगा तो सारी की सारी शक्तियां पेशवा में समाहित रहेंगी, और अगर कमजोर व्यक्ति पेशवा बनता है तो फिर कहीं न कहीं जो तुम लोग हो, जो क्षत्रिय या कन्फेडरेंसीज के प्रमुख हैं, चाहे सिंधिया हो, फडणवीस हो, चाहे जसवंत राव होलकर हो, ये लोग हैं, ये लोग मजबूती से उभर कर आएंगे, है ना। और अगर पेशवा मजबूत हो गया तो इन लोगों की जो फेज है वो डोमिनेट फेज ना रख के, और इसके लिए ये सेकेंडरी पोजीशन पे रहेंगे। तो ये चाह रहे हैं कि कमजोर व्यक्ति पेशवा बने, ताकि पेशवा को हम अपना क्या रखें, पपेट पेशवा ना, अपनी मर्जी से चलाएं। तो यहाँ पर ये एक नया लड़का जिसका जन्म ही हुआ होता है, जो नारायण राव का लड़का होता है, जिसे माधवराव नारायण राव या नारायण राव द्वितीय बोलते हैं, माधवराव नारायण राव, है ना। इसका जन्म हुआ है, 5-6 महीने का है, इसको पेशवा बना देते हैं। इसको क्या बना देते हैं, पेशवा बना देते हैं। ठीक है, जब इसको पेशवा बना देते हैं तो रघुनाथ राव पूरी तरह से जल भुन जाता है, और जायज भी था उसका जलना भूलना कि भाई अब मेरे में ऐसी क्या कमी है। लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं, ये हवाला दे रहे हैं कि भाई जो पेशवा पद है वो क्या हो चुका है, वंशानुगत हो चुका है ना, इसलिए पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा। इस क्राइटेरिया से, इस पैरामीटर से रघुनाथ राव को अलग कर रहे हैं बार बार, है ना। अब रघुनाथ राव क्या करता है कि भाई अब पूरी तरह से वो कि भाई मैं इस कल के लड़के के पीछे, जिसकी 1 साल भी एज नहीं हुई, 5 महीने का मुश्किल से है इसकी, और मैं इसका ये पेशवा रहे और मैं इसके नीचे इसका संरक्षक बन के रहूं, या फिर इस प्रकार इसकी पेशवाई में मैं काम करूं, ये इसको रास नहीं आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये जाकर यहाँ पर 1775 में और अंग्रेजों से मिल लेता है, इंग्लिश से मिल लेता है, क्योंकि इंग्लिश भी अब 70-75 आते आते बहुत डोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हैं। आपको पता चलेगा जब धीरे धीरे और सारे को देखेंगे हम, तो इंग्लिश यहाँ पर इंग्लिश भी डोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हैं। तो 1775 में आकर ये मिल लेता है इंग्लिश से, और जैसे ही इंग्लिश से मिलता है तो इंग्लिश को बोल देता है कि भाई आप मुझे वास्तविक पेशवा मुझे मानो, है ना। कि अंग्रेजों की नजर में पेशवा कौन है, पेशवा का दर्जा कौन, किसको दे दो आप, पेशवा किसे मानो, रघुनाथ राव को, और उसके बदले में मैं आपको सालसेट और बेसिन द्वीप दे दूंगा, और गुजरात और बहराइच के क्षेत्रों में आपको टैक्स वसूल करने का अधिकार दे दूंगा। अब अंग्रेज बड़े खुश होने के भाई सालसेट बेसिन तो सदैव से ही उनकी, है ना, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, साल जहां पर आगे जाके बंबई बनने वाली है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, व्यापार वहां से हो सकता है। तो सालसेट बेसिन सदा उनकी निगाह में है। तो ये कह रहा है कि ठीक है भाई, सालसेट वाला बेसिन क्षेत्र ले लेंगे हम, आपको 2500 लोग और इस प्रकार से दे देंगे सेना आपको, और आपको हम पेशवा मान लेते हैं। तो दोनों के बीच में संधि हो जाती है सूरत की, जिसे बोलते हैं ट्रिटी ऑफ सूरत या सूरत की संधि, या सूरत की संधि 1775, है ना। 1775 क्या होता है इसके अंदर, पेशवा रघुनाथ राव को अंग्रेज पेशवा के रूप में स्वीकार करेंगे। दूसरा, सालसेट व बेसिन का क्षेत्र अंग्रेजों को मिलेगा, बहराइच व गुजरात क्षेत्र में टैक्स वसूल लेंगे, और रघुनाथ राव को की सुरक्षा में 2500 सैनिक अंग्रेज देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूरत की संधि हुई। अब जैसे ही सूरत की संधि यहां पर करते हैं अंग्रेज, किसके साथ, रघुनाथ राव के साथ। अब जो वास्तविक में मराठा हैं, जो वास्तविक मराठे पेशवा हैं, वो इससे इरिटेट हो जाते हैं, है ना। अब मराठा पेशवा है वो तो बहुत छोटा है, 5 महीने का लड़का है। अब 5 महीने का लड़का है वो तो पेशवाई करेगा नहीं, उसको संरक्षित करने के लिए एक काउंसिल बना दी जाती है, जिसको बोलते हैं 12 काउंसिल या 12 परिषद, 12
परिषद, है ना, इसमें लगभग 12 लोग रहते हैं, वही अलग अलग कन्फेडरेंसियों के प्रमुख इसमें रहते हैं, महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, जसवंतराव होलकर, ये सारे के सारे लोग इसके अंदर शामिल है ना, होलकर और आपके गायकवाड़ से या इस प्रकार से, और इसके अंदर उसको संरक्षित करते हैं, और ये सारी परिषद ही कोई न कोई फैसला लेती है। तो अब 12 परिषद है वो नाराज हो गई है, 12 परिषद के लोग नाराज हो गए, मोहित नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया जो बहुत एम्बिशियस शासक हैं, एम्बिशियस लोग हैं, एम्बिशियस योद्धा हैं, वो यहाँ पे नाराज हो जाते हैं, और वो अंग्रेजों को आंख दिखा देते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मराठों के आपसी मामले के अंदर दखलंदाजी करने को, आपको पता नहीं कि हम शिवाजी के वंशज हैं, है ना, मराठे हैं, हमने अफगानिस्तान तक राज किया है, और तुम यहाँ पर भी अफगानिस्तान तक हमने टेरिटरी को विस्तार कर लिया, और तुम यहाँ पर आके और विदेशी यूरोपियन लोग हमारे क्षेत्र में व्यापार कर रहे हो, और हमारे राजनीतिक जो पद हैं उनके ऊपर तुम क्लेम कर रहे हो, अपनी मर्जी से लोग बैठाने का प्रयास कर रहे हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर वो इसके साथ हमला कर देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यहीं से क्या स्टार्ट होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, यानी दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है, वार स्टार्ट हो जाता है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 के अंदर। और ये युद्ध किसके साथ शुरू होता है, सूरत की संधि के साथ शुरू होता है, सूरत की संधि के साथ शुरू हो जाता है, ठीक है, और आपस में इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। जब युद्ध शुरू होता है तो फिर अब देखो ये संधि की थी, सूरत की संधि की थी, जो अंग्रेज बंबई के जो अंग्रेज रह रहे थे, बंबई में जो अंग्रेज रह रहे थे उन्होंने की थी। लेकिन अब जब ये युद्ध होता है तो युद्ध शुरू होता है, इस समय अंग्रेज जो हैं इनका जो जीवन का सबसे अनलक्की फेज चल रहा था ना, इनके सितारे सभी तरह से गर्दिश में है। 1776 के आसपास अमेरिका में इनका खिलाफ युद्ध शुरू हो जाता है, वहां पर कुछ समय बाद अमेरिका आजाद होने वाला है, यहाँ पर भारतीयों ने युद्ध स्टार्ट कर दिया क्योंकि इन्होंने खुद ही ऐसी चीज मोल ले ली, मराठों ने इनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से अंग्रेज अपने सबसे अभाग्यशाली या सबसे गर्दिश के दौर में चल रहे हैं ना पूरी दुनिया के अंदर। तो इस प्रकार से अंग्रेज जो हैं यहाँ पर अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, और ब्रिटेन से अगर मदद मांगे तो ब्रिटेन फंसा हुआ है अमेरिका के युद्ध के अंदर। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, जो कलकत्ता वाले अंग्रेज हैं जहां पर वारेन हेस्टिंग्स वगैरह बैठा होता है, वो आकर कह देता है यहाँ पर मराठों के साथ, और संधि कर लेता है कि भाई जो 1775 में संधि हुई थी वो हमारे बंबई वाले लोगों से गलती हो गई, और उस संधि को हम क्या करते हैं, सूरत वाली संधि है उसको हम अमान्य घोषित करते हैं, और हम पेशवा के रूप में किसको मान्यता देते हैं, जो मराठा संघ ने जो जिसको बनाया है, माधवराव द्वितीय या माधवराव नारायण राय है, या 12 काउंसिल का जो मेंबर है, जो लोग बता रहे हैं वो ही व्यक्ति वास्तविक पेशवा रहेगा, रघुनाथ राव से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो अब इन दोनों के बीच में 1776 में क्या हो जाती है, पुरंदर की संधि, है ना, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर की संधि में क्या होता है, जो कलकत्ता वाले अंग्रेज हैं वारेन हेस्टिंग्स, वो लोग सूरत की संधि को यहाँ पर नकार देते हैं, सूरत की जो संधि हुई थी उसके बारे में बोल देते हैं कि सूरत की संधि को हम मानता नहीं देते, और कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए, युद्ध वगैरह समाप्त कीजिए। और पुरंदर की संधि 1776 में होती है, इसके बीच में होते हैं कलकत्ता परिषद और आपके 12 काउंसिल, या मराठे कह सकते हैं, ठीक है। तो पुरंदर की संधि 1776। अच्छा, अब इस संधि के तहत अंग्रेज और मराठे मित्र हो गए, अंग्रेज और मराठे मित्र हो गए। अच्छा, कुछ समय बाद हालांकि अंग्रेजों ने संधि जरूर कर ली, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का दुख है कि भाई तुम्हारे साल सेठ बेसन इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले थे, लेकिन वो तुमने खो दिए। बंबई वाले हैं वो कलकत्ता वालों से नाराज हो रहे हैं कि भाई तुम हमारे क्षेत्र में आके इस प्रकार के क्यों तुमने इंटरफेयर किया, हम इस क्षेत्र में विस्तार कर रहे थे, हम तो कभी कलकत्ता के इस प्रकार से दखलंदाजी नहीं करते। तो बंबई कलकत्ता वाले अंग्रेज भी आपस के अंदर धीरे धीरे उनकी थोड़ा सा आपस में मनमुटाव स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब इनको मौका मिल जाता है 1777 में, 1777 में क्या होता है कि ये इस क्षेत्र के अंदर जो आपका
कोस्टल रीजन है, इस क्षेत्र के अंदर फ्रांसीसियों को व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। और जब इसको अनुमति देते हैं तो इसी को आधार बना लेते हैं अंग्रेज, और वो कहते हैं कि भाई आपने हमारे साथ जो संधि हुई थी पुरंदर की, उसका आपने उल्लंघन कर दिया, और उल्लंघन कर दिया है यानी आपने यूरोप की एक दूसरी शक्ति या यूरोप की एक दूसरी जो व्यापारिक कंपनी है, जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, उनको आपने इस क्षेत्र के अंदर व्यापार करने का अनुमति प्रदान करके आपने हमारे साथ या हमारे साथ जो संधि हुई है उसका क्या की है, अवहेलना की है, और इसी को ग्राउंड बना के वो इसके ऊपर हमला कर देते हैं। और 1779 के अंदर 1777 में युद्ध शुरू होता है, और कई जगह अलग अलग जगह पर इनके आपस में युद्ध होते हैं, है ना। सिंधियों के साथ अलग होता है, कभी होलकर के साथ, बीच में तेलगांव बड़गांव की संधि होती है, आपस में एक दूसरा क्षेत्र फिर देते हैं, साल सेठ दे देते हैं, पीस इन रख लेते हैं। फिर उसके बाद में जाके लास्ट के अंदर 1782 के अंदर इनके बीच में सालबाई की संधि होती है, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है ना। तो 1782 के अंदर सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध स्टार्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना, सालबाई की संधि। और ठीक है, अंग्रेज एंड मराठे। अंग्रेजों की तरफ से कौन है, वारेन हेस्टिंग्स, और इनकी तरफ से 12 परिषद में महादजी सिंधिया, है ना। ठीक है, इनके बीच में संधि होती है इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बीच में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बीच में दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो बता देना वारेन हेस्टिंग्स था। मैंने सारी बता दी, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, उसके बाद सालबाई की संधि। ये संधियां क्रोनोलॉजी के अंदर भी इंपॉर्टेंट होती है, पहले कौन सी संधि हुई, बाद में कौन सी संधि हुई, और संधियों के मैंने कारण ही बता दिए, युद्ध के कारण बता दिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है। अच्छा, इसके अंदर आप इसको याद रखना, एक बार जब मैसूर के साथ जब विस्तार क्रम होगा, मैसूर के साथ युद्ध होगा, उस समय एक बार हम इनको एक बार फिर से देखेंगे, मैसूर के साथ होगा जब हम फिर देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम यही आंग्लो मराठा सेकंड वार समाप्त हो जाता है, और ये संधि इनके बीच में 20 वर्ष तक हो जाती है, 20 वर्ष तक, कि 20 वर्ष तक हम दोनों मित्र रहेंगे, मित्र राज्य के रूप में काम करेंगे। तथा एक दूसरे की मदद करेंगे, कभी कोई युद्ध करेगा तो, और उसके अलावा ना ही हम एक दूसरे को ऊपर हमले करेंगे, और आपकी टेरिटरी के अंदर हमें व्यापार वगैरह करने का इस प्रकार से अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1782 के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है, अगले 20 साल तक ये मित्र रहेंगे। अब दोबारा से इनका 1802 के अंदर एक बार फिर से मौका मिलता है, और इनके बीच के अंदर क्या होता है, सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है, फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार होगा, जिससे पूरे धीरे धीरे करके अंग्रेज इस टेरिटरी को जीत लेंगे, है ना। लेकिन इनसे पहले जब हम सेकंड और थर्ड कराएं तो साथ में हम मैसूर को लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये त्रिकूट संघर्ष लगातार चलता रहेगा, मराठे मैसूर इनके बीच में। तो एक बार फिर से हम देखेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। अगली क्लास में एक बार देखते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए क्लास लाभान्वित रही होगी, आपके लिए किसी भी तरह से उपयोगी है तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने चयन को सुनिश्चित करें।